Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a 3 kilogram uniform rod rotates in a vertical plane about a smooth pivot at B. A spring of constant K is equal to 300 Newton per meter and of unstretched length 100 millimeter is attached to the rod as shown. Knowing that in the position shown the rod has an angular velocity of 4 radian per second clockwise. Determine the angular velocity of the rod after it has rotated through a 90 डिग्री। ये जो ए है वो ऑप्शन नहीं है, वो हमें बताना है कि 90 डिग्री पर ये सिस्टम मूव करेगा तो ये रोड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। एंड हमें जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है डी इज वर्टिकल बिलो बी, ठीक है। तो हमें एक रोड गिवन है ए सी, ये वाला जो हमें रोड गिवन है उसकी लेंथ है हमें 450 मिलीमीटर एंड उस रोड का कोई भी पॉइंट बी लिया हुआ है, उसको एक पिवोट से कनेक्ट किया गया है ताकि वो आसानी से मूव कर सके, ठीक है। एंड जो पॉइंट सी है यानी कि एंड पॉइंट है, रोड का एंड पॉइंट है, उसके साथ एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया गया है एंड फर्दर उस स्प्रिंग के दूसरे एंड को डी पॉइंट से कनेक्ट किया गया है। अब क्या करते हैं कि इस सिस्टम को घुमाते हैं। पहले तो इस सिस्टम को जो हमें डायग्राम में गिवन है उस स्टेट में लाया जाता है, ठीक है। ये जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल ऐसे उसके साथ 0 डिग्री एंगल बने तो वो उसकी हमारी जो इनिशियल स्टेट थी, ये वाली जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है। अब क्या करता है कि हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ से मान लो पकड़ लिया था, ये जो ए पॉइंट है वहां से हमने इस सिस्टम को यहाँ पकड़ लिया था, क्या क्या मैं छोड़ दिया। तो जैसे इस सिस्टम को छोड़ दिया जाएगा तो वो लेट्स से इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब वापस से मान लो घूम के ये इनिशियल स्टेट में आ जाएगी, तब की हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 4 रेडियन पर सेकंड। तो हमें बताना है कि जब ये रोड वर्टिकली अपवर्ड हो जाए यानी कि 90 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर ले, तो ये रोड लेट्स सपोज ऐसे आ जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हटाने की ट्राई करो, यस। तो ये रोड जो है ऊपर की ओर आ जाए तब की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट इसका आंसर एज सिंपली है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो क्या होगा, वो पहला तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन लो, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हम इस सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बाद में क्या अगर थोड़े बहुत जो इक्वेशन होते हैं, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स के इक्वेशन वो भी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली जो इक्वेशन होता है वो होता है एनर्जी का इक्वेशन, वो भी यूज करने वाला हूँ। तो एनर्जी इक्वेशन ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, ये भले ही आपको बेसिक लगे बट फिर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ की कंसेप्ट में एनर्जी इक्वेशन ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो इन दोनों कंसेप्ट का यूज करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है सिचुएशन में। तो पहले तो फाइंड करते हैं कि जो स्प्रिंग है ये इनिशियल स्टेट है हमारी, यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियल। तो इनिशियल स्टेट में जो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, वो तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है कि वो स्ट्रेच हुई है, ठीक है, खींची हुई है, बट कितनी खींची हुई है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना। तो उसके लिए स्प्रिंग की एनर्जी भी काम में आएगी 1/2 kx²। तो x स्क्वायर क्या होता है, स्ट्रेच लेंथ। तो इसके लिए हम दोनों स्टेट में इनिशियल एंड फाइनल दोनों की स्टेट में हम जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लगे, ठीक है। तो पहला टास्क हमारा ये रहेगा। तो देखो इनिशियल स्टेट में ये जो स्प्रिंग है और हमें गिवन है ऐसे थोड़ी सी यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए, तो हमें एंगल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं बट आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमें फाइंड करनी है उसकी लेंथ। तो हमें ये वाली लेंथ है वो हमें गिवन है 150 मिलीमीटर, ये वाली लेंथ हमें गिवन है 200 मिलीमीटर। तो ये देखो ये पाइथागोरस के रूल से हम फाइंड कर सकते हैं ना कि ये जो लेंथ होगी इनिशियल लेंथ वो क्या होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स इनिशियल, एक्स इनिशियल यानी कि जो
स्प्रिंग की लेंथ है इनिशियली वो क्या थे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 150 मिलीमीटर प्लस 150 मिलीमीटर का स्क्वायर प्लस 200 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 200 का स्क्वायर करोगे और उसको ऐड करोगे तो हमें 250 मिलीमीटर मिलेगा, ये से 250 मिलीमीटर। ठीक, तो इनिशियली इतनी जो स्प्रिंग थी वो स्ट्रेच थी, सॉरी इनिशियली टोटल लेंथ जो स्प्रिंग थी वो 250 मिलीमीटर थी। ठीक है, तो स्ट्रेच स्प्रिंग कितनी होगी, तो हमें पता है कि जो अनस्ट्रेच लेंथ है वो 100 मिलीमीटर है, तो हमें कितना स्प्रिंग में एनहेंसमेंट हुआ होगा, यानी कि कितनी स्प्रिंग स्ट्रेच हुई होगी वो हमें फाइंड करना हो, तो 250 मिलीमीटर से 100 को बात कर दो। ठीक है, तो मेरे पास अभी कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं उसकी, इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब हम फाइनल जब ये 90 डिग्री एंगल पर घूमेगा तब की हम बात करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ मैं रोड ही दौड़ता हूँ, ठीक है, रोड ही ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये है पॉइंट डी, ठीक है, ये पॉइंट जो हमें गिवन है वो है डी पॉइंट है, वैसे हमें कुछ गिवन है। एंड फर्दर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, यस डी पिवोट, इसके ऊपर का ही पिवोट मैं ड्रॉ करूंगा, जस्ट ऊपर का ये वाला। ठीक है, जो नीचे वाला पिवोट है वो है डी पिवोट, ऊपर वाला पिवोट है वो है बी पिवोट। यस, अब क्या होगा कि रोड घूमते घूमते ऊपर की ओर चला जाएगा। अब की जो फाइनल की सिचुएशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर वो फिक्स्ड है। अब जो स्प्रिंग होगी वो अब अंदर की ओर, यानी कि जो ये पहले तो बाहर की ओर स्ट्रेच थी यानी कि खींची हुई थी, अब वो कंप्रेस हो चुकी होगी काफी ज्यादा। ठीक है, तो अब ऐसे दिखेगी कुछ ये ब्लू वाली स्प्रिंग। तो अब हमें वापस से फाइंड करना है कि कितनी अब स्प्रिंग की लेंथ हो गई, तो उसको मैं बोल देता हूँ एक्स फाइनल हो गई, हमें ये वाली लेंथ ही चाहिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो देखो उस सिचुएशन में क्या गिवन है हमें, टोटल ये जो लेंथ है सी से डी तक की वो हमें गिवन है 200 मिलीमीटर, यानी कि ये जो वाला लेंथ है टोटल हमें वो गिवन है 200 मिलीमीटर। एंड जो ये वाला पार्ट है रोड का, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक वो भी हमें गिवन है 150 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो वाला पार्ट है वो हमें गिवन है 150 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि ये जो बीसी लेंथ है ये वाली लेंथ वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो नीचे आ जाएगी, तो वही हमारी 150 मिलीमीटर है और कुछ नहीं। तो हमें जो ये ब्लू वाली लेंथ थी, छोटी वाली लेंथ यानी कि स्प्रिंग की लेंथ, फाइनल लेंथ वो हमें मिल गई एक्स फाइनल गिवन बाय 200 माइनस 150 मिलीमीटर, यानी कि जो एक्स फाइनल की वैल्यू हो गई वो आ गई 50 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें एक्स इनिशियली एंड एक्स फाइनली दोनों की वैल्यू मिल गई है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि जब ये स्प्रिंग मान लो कि ये ऊपर की ओर थी, ठीक है, ये सी पॉइंट पर थी एंड वो रोड के घूमने के बाद स्प्रिंग यहाँ पर आ गई, तो स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, कुछ चेंज हो चुकी होगी, उसके चेंज की वजह से ही ये रोड घूमेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके वजह से हमने एक्स फाइनल एंड एक्स इनिशियल हमने फाइंड किया और कुछ नहीं, क्योंकि हम उसके एनर्जी में जो चेंज बदलाव आ रहे हैं वो यूज करके इस रोड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको दोनों को इक्वेट कर सके, इसलिए। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे ये जो रोड का सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा। ठीक है, तो सपोज यहां पर था, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है तो इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पे होगा दोनों के मिड पॉइंट में। तो टोटल लेंथ कितनी है, देखो टोटल लेंथ रोड की हमें गिवन है 450 mm, तो 450 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 225, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी 225 एंड एज इट इज यहाँ से यहाँ तक की सेम दूरी होगी। हमें जो चाहिए ना दूरी वो बी पॉइंट से चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट जो बी है वहां से चाहिए, मैं ब्लू पॉइंट से डिनोट करता हूँ बी पॉइंट को।
ये जो हमें यहाँ से दूरी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से कितना दूर होगा, तो हमें पता है कि ये जो बी पॉइंट है, सॉरी, ये जो सेंटर ऑफ मास है उसको मैं सीएम से डिनोट करता हूँ, ठीक है, सीएम। उसकी जो लेंथ है वो है 225 सी पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, और कुछ नहीं, यहाँ से बेसिक अलजेब्रा ही है, वो यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, वो है 225 मिलीमीटर, जो कि हमने फाइंड की, ठीक है। एंड बी से सी की दूरी हमें पता है, यानी कि ये वाली दूरी, वो भी हमें गिवन है 150 मिलीमीटर। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास है एंड बी पॉइंट के बीच की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। उसको मैं लेट्स से ग्रीन ग्रीन से दिखाता हूँ, ग्रीन पेन से, ये वाली दूरी, ठीक है, इतनी दूरी। तो 225 में से 150 बात कर दो, तो हमें बी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है वो पता चल जाएगा। तो उसको मैं स्मॉल डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या निकल के आई, तो वो थी 225 माइनस, ऐसा 225 माइनस 150 मिलीमीटर, तो वो आई 75 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये जो रोड को घुमाया जा रहा है ना, वो अपने सेंटर से नहीं घुमाया जा रहा है, थोड़ी ऑफ सेंटर से घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हमें ये जो रोड थी उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी फाइंड आउट कर दिया। अब हम फाइनली देखने वाले हैं कि जब ये रोड 90 डिग्री पर होगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी। अब क्या देखने वाले पोटेंशियल एनर्जी को, मैंने क्या किया कि अलग अलग जो हमारे जो आंसर के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो अलग अलग टुकड़ों को मैंने जो क्वेश्चन को अलग अलग भाग में विभाजित कर दिया है, ठीक है। इसके लिए मुझे अलग अलग तरीके से आसानी हो सके कैलकुलेट करने के लिए, समझ रहे हो। मैंने पहले क्या फाइंड किया, पहले फाइंड किया एक्स, यानी कि स्प्रिंग के लेंथ को, ताकि मुझे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चल जाए। देन मैंने क्या फाइंड किया कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस क्या है अपने रोटेटिंग पॉइंट से। ये जो पॉइंट बी है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है ना, यानी कि रोटेटिंग पॉइंट, उसके अबाउट ये जो रोड है वो घूम रहा है। तो उसकी वजह से मुझे रोड की काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल जाए। अब फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब और भी एक एनर्जी भी बाकी रह गई जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पर डेटा गिवन लिख देता हूँ, एंड देन हम इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन था उसको 3 भागों में तोड़ दिया। अब हम फाइंड करने वाले हैं, बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उसके सेंटर ऑफ मास कहां पर है उससे देखी जाती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास से रेफरेंस पॉइंट, यानी कि डी पॉइंट है, ये जो हमारा ओरिजोनटल था, ठीक है, ओरिजिन था, यहां से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे नापी जाती है, मेजर की जाती है। तो बी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ मास से ये जो ओरिजोनटल था उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये वाली 200 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो सेंटर ऑफ मास से ही मेजर की जाती है, ठीक है। तो यहां पर आएगा मास ऑफ द रोड जी टाइम्स एच। एच क्या होगा, एच होगा हमारे पास, यहाँ पर पहले लिख देता हूं एच, तो एम जी, एच क्या होगा यहाँ पर हमारे पास मिला 200 मिलीमीटर, ठीक है। जो एम एंड जी की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, पहले हम एच की वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा। एंड फाइनली क्या बचेगा, देखो फाइनली ऐसा कुछ आएगा कि नहीं, हमारे लास्ट केस में देखा था ये वाला सिचुएशन आएगा कि नहीं। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पर मिला हमें, ठीक है, यहाँ पर हमें मिला सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। तो इनिशियल यहाँ पर था, वो घूम के इस डायरेक्शन में आ गया, राइट। तो अब उसकी जो लेंथ हो गई, यानी कि रेफरेंस से कितना डिस्टेंस ऊपर उठ चुका, वो क्या होगा, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का बीच का डिस्टेंस क्या हो चुका होगा। तो इतना तो हमें पता था, ये वाला डिस्टेंस 200 mm था, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ब्लू पेन से डिनोट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस।
एंड हमें सिर्फ फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो भी हमें गिवन है। ये देखो सेंटर ऑफ मास एंड बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या मैं फाइंड किया, डी फाइंड किया ना, ये वाला 75 mm, तो उसमें ऐड कर दो, तो ये डिस्टेंस था वो हो गया 75 mm। तो हमें फाइनल पोजीशन क्या मिली सेंटर ऑफ मास की, तो फाइनल पोजीशन मिली सेंटर ऑफ मास की वी फाइनल इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियल एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एच फाइनल, तो वो कुछ ऐसा भी लगे एम जी 200 प्लस 75 mm, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिली, वो मिली 275 मिलीमीटर। तो अब देखो हमारे पास तीनों की एनर्जी है, तो हम यूज करने वाले एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, प्ले कर सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है, तो यहाँ पर सब कुछ कंजर्व होने वाला है, ठीक है। तो देखो जैसे ही ये जो स्प्रिंग है वो हम यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर माना हुआ था ना कि ए पॉइंट को हमने पकड़ रखा है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है ये वाली सिस्टम की। अब जैसे ही मैंने ए पॉइंट को छोड़ दिया तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या करना चाहेगी, वो अनस्ट्रेच होना चाहेगी ना, यानी कि जो स्प्रिंग है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अपने आप को अनस्ट्रेच करना चाहेगी। एंड थोड़ी देर के बाद हमें पता है कि फाइनल पोजीशन क्या होने वाली है, ये वाली होने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिससे कि आपको और आइडिया मिले। यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विच इज इक्वल टू क्या होगा, तो जैसे ही स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कम होएगी तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ, ठीक है ना। क्योंकि जो स्प्रिंग की एनर्जी थी पहले वो स्ट्रेच पोजीशन में थी, अब वो एनर्जी लूज करेगी स्प्रिंग, तो वो एनर्जी थी वो क्या करेगी कि रोड को दे देगी, रोड को किस फॉर्म में देगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोड प्लस और कोई किसके फॉर्म में दे देगी, क्योंकि रोड तो घूम भी रहा है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड। जो स्प्रिंग थी वो अपनी एनर्जी रोड की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में एंड काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में दे देगी, वो यूज कर देगी। तो यहाँ पर लिख देता है चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हमें इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोड, यानी कि हमारे पास आएगा एम जी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल प्लस चेंज इन रोड काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोड क्या होगा, अब देखो कोई भी सिस्टम अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी ना, क्योंकि ये रोड है वो सिर्फ घूम ही रहा है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा आई। अब यहाँ से क्या होगा कि जो पहले की जो ओमेगा थी यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर प्योर रोटेशन या फिर प्योर रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा पास हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब इसमें सारे में वैल्यू को पुट ही करना है और कुछ नहीं, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1/2 टाइम्स के की वैल्यू में कैसे गिवन है, देखो के की वैल्यू में गिवन है 300 न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर लिख दूंगा टाइम्स 300 टाइम्स एक्स फाइनल यानी कि स्प्रिंग की जो फाइनल वैल्यू थी वो 50 उसका स्क्वायर एंड माइनस एक्स इनिशियल उसका स्क्वायर क्या था 250, ठीक है। तो मुझे मिलेगा
250 का स्क्वायर माइनस 250 का स्क्वायर। मिलीमीटर का स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया। मिलीमीटर क्या होता है 10⁻⁻3, तो यहाँ पर आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो -6 आएगा। अब देखो ये चेंज इन क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना, तो हमें इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आएगी, ठीक है, उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो लूज कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड माइनस साइन आएगी और कुछ नहीं। जो स्प्रिंग है वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर में माइनस आएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा। माइनस क्या दिखा रहा है वो कि एनर्जी वो लूज हो रही है और कुछ नहीं, इसलिए मैंने मोड ले लिया। इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2, क्या था mgh, ठीक है mgh। तो मास ऑफ द रोड क्या था, मास ऑफ द रोड, मास ऑफ द रोड हमारे पास है 3 kg, यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स जी की वैल्यू है 10। अब हमें लिखना है h फाइनल माइनस h इनिशियल, यानी कि सेंटर ऑफ मास की फाइनल वैल्यू, हाइट और इनिशियल हाइट। तो वो क्या थी, कहां से लिखेगी, ये वाली देखो, v फाइनल माइनस v इनिशियल, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो सेम ही है और कुछ नहीं। तो 275 माइनस 200 होगा, ये वाली हाइट है, देखो ये वाली दोनों हाइट है, तो 275 माइनस 200 मिलीमीटर है, ठीक है। तो मिलीमीटर को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मीटर में 10⁻³ प्लस क्या है 1/2I। अब कोई भी रोड अगर अपनी एक्सिस पे घूम रहा होगा तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो होगी ml²/12, पर अपनी एक्सिस पे नहीं घूम रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस पे नहीं घूम रहा, वो थोड़ी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सिस के घूम रहा है, यानी कि दूर घूम रहा है सेंटर ऑफ मास से, उससे थोड़ी ऑफ साइड घूम रहा है। तो इसकी वजह से जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी रोड की, वो क्या आएगी, तो वो आएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, सेंटर ऑफ मास अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m टाइम्स d²। मैंने पहले इक्वेशन लिख दिया, इनटू क्या था हमारे पास, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्रॉ भी कर देता हूँ कि जो हमारे पास रोड था ये वाला, एंड उसका ये जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पर था, बट जो घूमने की जो एक्सिस है वो ये वाली है, बी पॉइंट के अबाउट एक्सिस है। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो ये वाली है, आई है, ठीक है आई। एंड जो ये वाली रेड वाली है वो है सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या होगा कि जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो आई प्लस ICM, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि रोड इनटू सेंटर ऑफ मास है बी पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि हमने अज्यूम किया था d, तो यहाँ पर आएगा d², ठीक है। तो यही चीज मैंने ऊपर लिख दी डायरेक्टली। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का आप जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 9, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड का ये वाला पार्ट है, फर्स्ट टर्म है, उसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 0.05, ठीक है, क्या आएगा 0.08, 2.25, ठीक है 2.25। एंड फर्दर हमारे पास क्या बचा, 1/2 टाइम्स ICM प्लस md²। तो ICM की जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो क्या थी mr²/12 थी, ठीक है। तो mr²/12 की जगह पर हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू, तो क्या आएगा mr²/12, यानी कि मास ऑफ द रोड 3 kg, r², r क्या था, लेंथ ऑफ द रोड थी, तो लेंथ ऑफ द रोड का जो हमारे पास गिवन थी 450 मिलीमीटर का स्क्वायर। अब मिलीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस क्या था md का स्क्वायर, m की वैल्यू थी 3, मास ऑफ द रोड टाइम्स d क्या था b एंड सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस यानी कि 75 मिलीमीटर, उसका स्क्वायर करना है। वापस से सेम टेक्निक, एंड यहाँ पर क्या बचेगा ओमेगा f माइनस ओमेगा i का स्क्वायर, ओमेगा f का स्क्वायर माइनस ओमेगा i यानी कि इनिशियल कंडीशन में जो ये रोड थी इसको इनिशियल, ठीक है, इनिशियल तो ये वाली कंडीशन थी ना, उस सिचुएशन में जो हमें ओमेगा गिवन थी वो क्या गिवन है, देखो 4 रेडियन पर सेकंड, तो वो वाली सिचुएशन,
यहाँ पर लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब क्या होगा कि 9 माइनस 2.25 करोगे एंड फर्दर उसको 2 से, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 13.5। ठीक है, एंड यहाँ पर बचेगा ये वाला फर्स्ट टर्म था, ये वाला, उसका जो सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 0.05 प्लस ये जो सेकंड वाला पार्ट था, ये वाला, उसका जो सॉल्यूशन करोगे तो आएगा 0.0168। ठीक है, एंड यहाँ पर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस 16। ये जो 13.5 फिर से बता देता हूँ कैसे आया। 9 को जब 9 में से 2.25 को बात करोगे एंड देन फर्दर क्या करोगे, ये जो वाला डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो यहाँ पर क्वांटिटी आएगी उन सब का जो अब सॉल्यूशन लाओगे तो आएगा 13.5। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी थी वो बनी हमारे पास 0.0 अप्रोक्सीमेटली 67, यहाँ पर था 13.5 ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस 16। अब इसको डिनोमिनेटर में जाना दो। ठीक है, तो उसको डिनोमिनेटर में जाना दोगे तो आएगा डिवीजन करके आंसर 201.5। ठीक है, एंड ये जो 16 था उसको वापस से क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसमें ऐड कर दोगे तो आएगा यहाँ पर 16, तो बनेगा फाइनल ओमेगा एफ का स्क्वायर। यहाँ से हमें ओमेगा एफ की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 40.74 रेडियन पर सेकंड। So the final answer of the question is that after 90 degree rotation, the rod has angular velocity of 14.74 radian per second. I hope you understood it well. Best of luck.